Hello students, today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is mass and weight. इससे पहले जो क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली हम फॉल करवाते हैं उसको, तो इट फॉलोज द थ्री इक्वेशंस, मींस थ्री इक्वेशंस का यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं कि वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, ठीक है जी, कितनी वेलोसिटी के साथ वो फॉल हो रहा है, तो वो सब चीजें हम निकाल सकते हैं। तो थ्री इक्वेशन में से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि उसके अंदर हमने एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस किया था। दूसरा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें h वर्टिकल हाइट है जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2gh। क्लियर? ये तीन इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा मास एंड वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? तो डिफरेंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास एंड वेट। तो मैं वन बाय वन दोनों टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर मास से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? मास को हिंदी में बोलते हैं बेटा द्रव्यमान। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, कि एक सब्सटेंस के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है मैटर की, हम उसको मास बोलते हैं। मींस द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। और आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने इनर्शिया को डिफाइन किया था। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसके अंदर इनर्शिया होगी। सेम द मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। की सपोज करो मेरे पास एक ये सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस बनाने के लिए हमने इसके अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी डाली है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दिस सब्सटेंस। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय m। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, देन द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम या ग्राम, स्मॉल यूनिट जो होती है। मास बेटा हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी है? हमेशा स्केलर, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। किसी भी जगह पर हम जब जाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का मास हर जगह सेम होगा। मींस मास की जो वैल्यू होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है। इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। मींस सपोज करो मेरे पास अगर ये मार्कर है, कि इस मार्कर का जो मास है सपोज करो वो 50 ग्राम है, चाहे मैं अर्थ सरफेस पे ले रहा हूं इसका मास, और मैं इसका मास अगर मून पर जाकर भी कैलकुलेट कर रहा हूं तो भी इसका मास कितना रहेगा, 50 ग्राम। मींस देयर इज नो एनी चेंज इन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ वी चेंज द प्लेस। कि अगर हम प्लेस को चेंज करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मास हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा। क्लियर? एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय बीम वैलेंस। किससे मेजर करते हैं इसको हम? बीम वैलेंस। आपने देखा होगा अगर हम बाहर बाजार से कोई भी फ्रूट वगैरह परचेज करने जाते हैं तो दुकानदार अपने तराजू से तोलता है उसको। वही सपोज करो हमने अगर 2 किलो कोई फ्रूट लिए, एप्पल लिए हमने 2 किलो, तो 2 किलो का बाट रखता है वो, ठीक है। वो एक बीम बैलेंस, की उसके अंदर बीम का बैलेंस हो रहा है, जितना 2 किलो का बाट है उतनी क्वांटिटी वो उसके अंदर तोल रहा है। दैट इज द मेजर ऑफ मास, कि वो मास को मेजर कर रहा है। तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज नोन एज बीम बैलेंस। ये क्वेश्चन आता है कि मास को किससे बैलेंस करते हैं, किससे मेजर करते हैं? इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूं मास का कंसेप्ट। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया एंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। कि किसी भी
मैटर में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सब्सटेंस में मैटर की, उसको क्या बोलेंगे, उसका मास बोलते हैं। यूनिट जिसमें हम मास को मेजर करते हैं वो होती है हमारी किलोग्राम, और स्मॉल यूनिट हम क्या यूज कर सकते हैं इसकी, ग्राम। मास हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हर जगह पर इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज की वैल्यू कांस्टेंट है, मींस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है अगर आपके पास, उस ऑब्जेक्ट को आप किसी भी जगह पर लेकर जा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है नो एनी चेंज, चाहे हम उसको किसी भी प्लेनेट के ऊपर ले जाए। एंड इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। बीम बैलेंस जिसके अंदर हम दोनों चीजों को क्या करते हैं, मास को बैलेंस करते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड हमारा इसमें कंसेप्ट आता है बच्चे वेट। कई बच्चे सोचते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, जितना मास है वैसे ही वेट होता है। नो, देखो वेट क्या होता है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर या टुवर्ड्स इट, कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रही है उसको उसका वेट बोलते हैं। सपोज करो ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऊपर से नीचे गिर रहा हूं तो क्या होगा, क्यों नीचे जा रही है, किसी न किसी फोर्स के साथ अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो जिस फोर्स के साथ अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है उसको बोलेंगे इसका वेट। आपके पास एक बकेट है, ध्यान से समझना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है जी। अब जब वो बकेट आपने नीचे रख रखी है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वजन है, हम ये बोलते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको उठा रहे हो ना तो आपको उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है जी फोर्स? क्योंकि एक फोर्स तो वो है, सपोज करो मेरे पास ये बकेट है, जैसे एक फोर्स तो वो है जो इसको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और एक फोर्स कौन सा है जी, जो आप लगाओगे इसको उठाने के लिए ऊपर। तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना है दैट शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको उठाने के लिए वो कितना होना चाहिए, इसके वजन से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो फोर्स इसके ऊपर अर्थ अट्रैक्ट करने के लिए लगा रही है वो फोर्स कम होना चाहिए, और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या होना चाहिए जी, ज्यादा होना चाहिए। हर ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, और वो जो फोर्स है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो तो उस ऑब्जेक्ट को आप उठा ही नहीं सकते। अगर हम किसी छोटे से बच्चे से कहें कि एक 20 केजी की बकेट है वो उसको उठानी है तो क्या वो उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो 20 केजी की बकेट को उठाने के लिए वो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा जिस फोर्स के साथ अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आया? तो वेट क्या होता है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चे, हम वेट बोलते हैं। तो एक तरह से वेट भी एक फोर्स ही हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर हम वेट को भी फोर्स ही बोल रहे हैं तो W इज ऑल्सो इक्वल टू F, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। बट जो यहाँ एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल होगा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। मास का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम बात करें यूनिट की, देन द यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वेट है क्या, भाई एक फोर्स ही तो है। जिस फोर्स से आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो जब फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। अब सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा हमारे को 1 किलोग्राम। अगर हमें इसका क्या निकालना है जी, वेट निकालना है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W
मास की यूनिट क्या दे रखा है आपको 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, और ये कितना दे रखा है 9.8। तो इसका मतलब इसका वेट कितना आ गया W इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और कई बार हम वेट की यूनिट भी ले लेते हैं किलोग्राम फोर्स। वेट की यूनिट है, हम उसको कई बार किलोग्राम फोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वेट बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है बेटा वो कांस्टेंट नहीं होता। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है बेटा वो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ध्यान से समझना इस टॉपिक को थोड़ा सा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसके होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब मास की वैल्यू तो हर जगह क्या होती है जी, कांस्टेंट। किसी भी प्लेनेट के ऊपर चले जाओ चाहे आप। और मैंने जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन करवाया था आपको, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसका वेट अर्थ सरफेस के ऊपर 60 न्यूटन है, भाई वेट की यूनिट न्यूटन होती है। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पे कितना है, 60 न्यूटन है। और अगर हम बात करें मून की तो उसका वेट लगभग पहुंच जाएगा 10 न्यूटन। कम हो गया। क्यों कम हुआ जी, क्योंकि उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब हम ऊपर जाते हैं। तो वो डिक्रीज हो रही है तो वेट भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। एट अ गिवन प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस जगह पर वेट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। मींस जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ अर्थ सरफेस की, तो अर्थ सरफेस की हर जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग सेम है सरफेस पे। तो उस कंडीशन में वेट अब डिपेंड कर रहा है मास पे। एक ऑब्जेक्ट का वेट एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हर जगह सेम होगा। चेंज कब होगा, जब हम प्लेस चेंज करेंगे, वेरीज करेंगे वहां से। जहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर चेंज आना शुरू होगा, वहीं पर ही वेट के अंदर भी क्या होगा बच्चे, चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ। और वेट की अगर हम बात करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास क्या क्या है जी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज होती है। वेट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी विच पोजेस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब आपको पता है कि अर्थ के सेंटर के ऊपर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होती है जी, 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कितना हो जाएगा जी, 0 न्यूटन एट सेंटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन आता है एट विच प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, तो यू में से एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। अगर हम प्लेस टू प्लेस चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी जी, चेंज होती चली जाएगी। वेट को हम मेजर किससे करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इस तरह की डिवाइस होती है, ऐसे होता है, आपने देखा भी होगा, बीच में ये होल सा लगा हुआ होता है, यहाँ पे इसकी यूनिट्स लिखी होती है कितने न्यूटन का, और ऊपर एक इसमें हुक सा होता है, एक नीचे लटकाने के लिए। इसको आप पकड़ सकते हैं यहाँ से, और नीचे हुक होता है इसमें कि हम कोई भी वजन लटका सकते हैं। तो उसकी क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग नीचे आता चला जाएगा। यहाँ पर ये न्यूटन के अंदर यूनिट लिखी होती है, 5, 10, 15, 20 जो भी है व्हाटएवर। तो वेट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, जिससे हम किसी चीज को लटकाते हैं। वो यही तो शो करे कि अर्थ कितने फोर्स से तो उसको अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर हुआ। एक बार दोनों का डिफरेंस समझिए कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास तो क्या होती है जी, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस।
उसको तो मास बोलते हैं। वेट क्या होता है? फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। इज इट क्लियर? सेकेंड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। Its value is always remains constant at any place. Its value is changes from place to place. ये कौन सी क्वांटिटी है जी? स्केलर, और दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको मेजर करते हैं हम किससे? बीइंग बैलेंस से। और इसको मेजर किससे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। These are the differences between the mass and the weight and it is important concept. कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको एक सिंपल लाइन बतानी है जी कि किसी की सब्सटेंस के अंदर मैटर की जितनी क्वांटिटी है उसको तो आप बोलोगे मास, और जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे जी? वेट बोलेंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। मास कांस्टेंट होता है हर जगह पर, बट वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होती है? चेंज होती चली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा इसी में एक वेट का कंसेप्ट आता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट of an object on the moon is 1/6 the weight of an object on the earth. उसको प्रूव करना है हमारे को, हमें प्रूव करना है weight of an object on the moon is 1/6 the weight of an object on the earth. क्योंकि वेट तो चेंज होता है, वो हमें प्रूव करना है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पर वो कितना होगा, अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उसका 1/6 होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास ले रहा हूं बेटा मैं स्मॉल m से, इसके बाद मास ऑफ मून, मून का मास कितना ले रहे हैं हम? कैपिटल M। ठीक है जी। रेडियस ऑफ मून कितना लिया मैंने? R। अब जब मून के ऊपर हमने इसको रख रखा है तो मून इसको अपनी फोर्स अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू फोर्स exerted by moon to attract that object, तो वही वेट के इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम कंसीडर कर रहे हैं WM। WM किसके इक्वल होगा? वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? The force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance। तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ द मून। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट हर जगह होता है G, कैपिटल M ले रहा हूं मैं मून का मास, स्मॉल m ले रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट का मास, और डिस्टेंस दोनों के इक्वल है, रेडियस के इक्वल। इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1। दिस इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द मून टू अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है? वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब यही केस हम किसका लेंगे बच्चे? अर्थ के केस में। भाई उस ऑब्जेक्ट को मैं अब अर्थ पे रख रहा हूं तो मास तो सेम रहेगा, मास कांस्टेंट होता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा जी? वही m। अभी बताया था ना मास कांस्टेंट होता है, उसको हम कहीं भी ले जाए, अर्थ पे ले जा रहे हैं, मून पे ले जा रहे हैं या किसी अदर प्लेनेट पे लेकर जा रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सेम मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास बेटा मून के मास का होता है 100 टाइम्स। द मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। तो 100 m ले ले क्योंकि मून का मास m था, अर्थ का मास कितना हो गया? 100 m। ऐसे ही रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है बच्चे 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू द मून। अब वही लगा दो इसके अंदर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑन द अर्थ। किसके केबल होगा? जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मैं इसको ले रहा हूं यहां पर WE। तो WE किसके केबल होगा? वही ग्रेविटेशन फोर्स G। अर्थ का मास 100 m, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, और ये 4r का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो WE इज इक्वल टू G 100 m स्मॉल m अपॉन में 16r स्क्वायर। इसको मान रहा हूं इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा जी? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास Wm अपॉन में WE। Wm की वैल्यू थी मेरे पास G m अपॉन में r स्क्वायर, और WE की वैल्यू है बच्चे G 100 m स्मॉल m, और ये 16r स्क्वायर कहां चला जाएगा जी? ऊपर। कैपिटल G से कैपिटल G, कैपिटल M से कैपिटल M, स्मॉल m से स्मॉल m, r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो Wm अपॉन WE इज इक्वल टू आ गया 16 अपॉन में 100, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कट रहा है 1/6। 16 6 से 96, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1/6 आ रही है। जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? Wm इज इक्वल टू 1/6, और ये डिवाइड में तो कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। यही तो हमें प्रूव करना था कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पे है वो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट का वेट जितना अर्थ पे होगा उसका 1/6। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ के ऊपर, उसका वेट सपोज करो बेटा 120 है न्यूटन। कितना है? 120 न्यूटन उसका वेट। किस पे है जी? वेट ऑन अर्थ। अब मून पे निकालना तो सीधा सीधा क्या कर देंगे? इसका 1/6 कर देंगे। 120 का 1/6 कितना हो जाएगा? लगभग ये हो जाएगा इसका 20 न्यूटन मून पर, क्योंकि वेट वेरीज हो रहा है, चेंज टू चेंज, प्लेस टू प्लेस चेंज होता जा रहा है। क्लियर हुआ? अब हमारा जो कंसेप्ट बच गया वो है बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि इस चैप्टर की सारी थ्योरी जो है, सारी डेरिवेशन है जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे न्यूमेरिकल्स 1 by 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले हम न्यूमेरिकल लेंगे मास एंड वेट के बेस पे, उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू वेट। क्लियर? तो आई होप मैंने जो आपको आज का टॉपिक पढ़ाया है वो क्लियर हुआ आपके। इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा। क्लियर? तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।